सो गाइस, जैसा कि हमने लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब डेव और माइक की फाइट इन दोनों ही टाइग्रेसेस के साथ में हो जाती है तो वो दोनों ही उनको काफी तगड़ी टक्कर देते हैं। हालांकि वो दोनों ही प्रिंसेस गॉड लेवल के कल्टिवेटर्स थे, लेकिन डेव और माइक भी उनसे कहाँ पीछे रहने वाले थे। और इसी फाइट के दौरान हमें उन लोगों की अलग अलग एबिलिटीज को भी दिखाया जाता है, लेकिन डेव और माइक वहाँ से मौका पाते ही निकल जाते हैं। जिसके फिर तुरंत ही बाद उन दोनों ही प्रिंसेस के पास में रेड एंड रूबी पहुंच जाती है, जो कि यहाँ पर डेव और माइक के बारे में पता लगाने के लिए आई थी। लेकिन जब वो रूबी को कुछ भी नहीं बताती तो रूबी गुस्से में आकर उन दोनों ही प्रिंसेस की स्पिरिचुअल पावर को छीन लेती है। साथ ही उसने उन दोनों को काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर दिया था। और ऐसा देखकर टाइगर किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से थोड़े टाइम के लिए क्या गया। उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि उसने मेरी बच्चियों को परेशान किया। इसलिए टाइगर किंग की बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी रूबी के साथ में, और वो दोनों ही मून गॉड लेवल के कल्टिवेटर्स थे। टाइगर किंग रूबी से कहता है कि तुम मेरी बात मानो, मेरी गुलाम बन जाओ, तभी मैं तुम्हारी जान को बख्शूंगा। लेकिन रूबी उससे कहती है कि चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं किसी के गुलाम नहीं बनूंगी। और यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हो जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि रूबी अब अपनी फुल स्पीड के साथ में टाइगर किंग से फाइट करने के लिए चली जाती है, क्योंकि रूबी के गुस्से की वजह से उसके पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ चुके थे और उन दोनों की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी वहाँ के चारों तरफ ही फैल रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा होती है। टाइगर किंग को भी अभी समझ में आ चुका था कि रूबी के गुस्सा हो जाने की वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। यहाँ तक कि अब तो वो टाइगर किंग के उस एनर्जी शील्ड को तोड़ने के लिए अपने पावरफुल टेंटिकल्स को तक यूज करने लगती है। टाइगर किंग उसका हौसला तोड़ने के लिए उससे कहता है कि बेकार में अपनी एनर्जी जाया मत करो, क्योंकि तुम तो मेरी बराबरी की हो ही नहीं, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी गुलाम बन जाओ। लेकिन उसी वक्त रूबी ने चालाकी के साथ में अपने टेंटिकल्स को टाइगर किंग तक पहुंचा दिया था, और उनकी पावर को संभालने में अब उसको भी दिक्कत होने लगती है। जिस चीज को देखकर डेव और माइक भी काफी हैरान थे, लेकिन रूबी को भी पता था कि वो चाहकर भी उसे नहीं हरा पाएगी। इसीलिए वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकती तो मैं तुम्हारी गुलाम भी नहीं बनूंगी। और फिर तभी अचानक से ही वो अपनी फुल एनर्जी को पावर अप करके एक एनर्जी गोले में बदल जाती है, जो कि ब्लास्ट होने वाला था। तो ऐसा देखकर डेव और माइक दोनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर उस एनर्जी की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ के हर एक माउंटेन पर होता है, जो कि इतना ज्यादा था कि उससे काफी बड़ी बड़ी चट्टानें तक फूट जाती हैं। डेव और माइक को अब ये समझ में नहीं आता कि आखिर रेड एंड रूबी ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए वो दोनों ही उसके बारे में परेशान हो जाते हैं कि क्या वो इतने बड़ी एनर्जी ब्लास्ट से बच भी पाई होगी। तो डेव माइक से कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर अभी इस वक्त के लिए देखा जाए तो हमारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि भले ही रूबी कहीं पर गई हो लेकिन वो यहाँ पर तो नहीं है। लेकिन इस बारे में जानकर माइक को काफी ज्यादा दुख हो रहा था। साथ में वो ये भी कहता है कि उन दो फाइटर्स के मुकाबले हम दोनों की ताकत तो एकदम चींटी के समान है। माइक यहाँ पर डेव से कहता है कि मैं ये सोचता था कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन अब मुझे सारी चीजें समझ में आ रही है कि मैं तो इन जैसे लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि इस लेवल की फाइट कर पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो डेव उससे कहता है कि तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हम लोगों को इतनी ज्यादा मेहनत करनी होगी कि हम इनसे भी आगे निकल जाएं। तो माइक भी कहता है कि ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग यहीं पर रुककर अपना कल्टीवेशन पूरा करेंगे और बाहर की तरफ फैले हुए केओस के शांत होने का भी इंतजार करेंगे, क्योंकि हमला करने से पहले हमें सारी चीजों को जांच लेना भी सही रहेगा। इसके बाद हमें विजडम सिटी में उसी छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि डेव के साथ में रहा करता था और वो उसी के साथ में खेलता था। लेकिन जब से वो यहाँ से गया है वो तभी से उदास रहने लगा। तभी उसके पास में एक लड़की आती है और वो उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो, क्योंकि अब तो वैसे भी काफी रात हो चुकी है। योंगशियन कहता है कि मुझे कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज आए थे जिनको मैं अपने बड़े भाई डेव के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, और पता नहीं वो माइक भैया के साथ अभी कहाँ पर होंगे और क्या कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें देखे हुए मुझे अब काफी दिन हो चुके हैं। तो वो लड़की योंग को समझाती है कि तुम्हारे डेव भैया यहाँ से काफी दूर गए हैं, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, लेकिन एक न एक दिन वो तुम्हारे लिए यहाँ पर वापस लौटकर जरूर से आएंगे, जिससे कि फिर तुम दोबारा से उनके साथ में खेल सकोगे। तो योंग कहता है कि मेरे भैया ने मुझसे कहा था कि वो मुझे दिखाने के लिए यहाँ पर इटर्नल फ्लावर्स को लेकर आएंगे। तो वो लड़की उससे कहती है कि तब तो तुम्हें यहाँ पर अब जल्दी से सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे, जल्दी नहीं सोओगे, तो तुम्हारे डेव भैया तुम्हें काफी ज्यादा डांटेंगे। इसीलिए अब तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए और अपना ख्याल भी रखना चाहिए, ताकि वो जब भी यहाँ पर आए वो तुम्हारा हंसमुख चेहरा ही देखें। तो इस बात से योंग कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में एक जगह पे बैठे हुए डेव और माइक को दिखाया जाता है, जहाँ पर माइक आराम से कुछ खा रहा था, लेकिन वो डेव की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम किस सोच में डूबे हुए हो। तो डेव उससे कहता है कि मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे गैर मौजूदगी में वो लोग वहाँ पर क्या करते होंगे। वैसे तो मैंने उन लोगों का ख्याल रखने के लिए अपने गॉड फादर से कह दिया था कि जब मैं वहाँ पर नहीं रहूंगा तब आप उनका
ख्याल रखोगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि गॉडफादर हमेशा ही काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए शायद वो उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते होंगे। तो माइक इस बात को सुनकर डेव से कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि योंग एक बहुत ही अच्छा और होशियार लड़का है। वो अच्छे तरीके से जानता है कि उसको क्या करना चाहिए। साथ ही मिस्टर डैंग तो वहाँ पर है ही उसका ख्याल रखने के लिए, इसीलिए अब हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। और वो वहीं पर लेटकर आसमान के सितारों को देखने लग जाता है, जिसमें माइक को अपने पेरेंट्स की झलक दिखाई देती है। वो कहता है कि काफी वक्त हो चुका है जब से मैंने इस खुले आसमान को नहीं देखा, और वैसे मैं भी यहाँ पर अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो तो कभी भी मेरे पास में वापस लौट कर नहीं आने वाले। डेव माइक से कहता है कि अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें देख रहे होंगे तो वो काफी ज्यादा खुश भी होते होंगे। तभी वो लोग आसमान में एक टूटते हुए तारे को देखते हैं। माइक कहता है कि वैसे अभी हम लोग सही जगह पर हैं, जहाँ पर शायद हम लोगों को नहीं मारा जाएगा। तो डेव भी कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि कम से कम हम लोग यहाँ पर तो थोड़ा सुकून से रह पाएंगे। लेकिन तभी उन दोनों को ही किसी अजीब सी चीज का एहसास होता है, क्योंकि तभी अचानक से ही उन दोनों की बॉडी से वो पीएलएस बीड की एनर्जी बाहर निकलती है, और वो एक छोटे से गोले में बदलकर चारों तरफ ही घूमने लग जाती है। वो सबसे पहले डेव और माइक के पास में आकर वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए। तो डेव कहता है कि करना क्या है, उसको जहाँ पर जाना है उसे जाने दो, हम लोग तो आराम से यहीं पर आराम करेंगे। लेकिन ऐसा कर पाना तो उनके नसीब में ही नहीं था, क्योंकि पीएलएस बीड की एनर्जी उन दोनों को ही अपनी तरफ खींचने लगती है, जिससे कि वो लोग काफी फास्ट तरीके से अपने आप ही हवा में उड़ने लग जाते हैं। माइक डेव से कहता है कि इस तरीके से तो ये बीड हम दोनों को मरवा के रहेगा, क्योंकि वो सीधा जाकर बहुत ही बुरी तरीके से एक पेड़ से टकराता है, और काफी सारी झाड़ियों में से गुजरते हुए उसको पत्ते भी लग जाते हैं। लेकिन जब वो डेव को देखता है तो उसके सिर पर भी काफी सारे पत्ते चिपके हुए थे, जिससे कि वो काफी जोरों के साथ में हंसता है और कहता है कि ये ट्रिप तो मजेदार हो रही है। वो लोग काफी फास्ट तरीके से अपने आप ही उड़ते जा रहे थे। उन लोगों के रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उनसे भी टकराते हुए जाते हैं, यहाँ तक कि डेव और माइक का अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता। तभी डेव माइक से कहता है कि अगर ये पीएलएस बीड हमें इस बार किसी डीमन के पास में ले गया तो क्या होगा, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं है कि आखिर हमें आगे चलकर मिलने क्या वाला है। तो माइक रोते और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर हमें मारना है तो हमें जल्दी से एक ही बार में खत्म कर दो, इस तरीके से क्यों बार बार परेशान करते हो। और जब वो दोनों ही एक काफी बड़े कैक्टस से टकराने वाले थे तो वो लोग आगे बढ़ना अपने आप ही बंद कर देते हैं, और अब फाइनली वो लोग नीचे भी आ चुके थे। लेकिन माइक गलती से उसी कैक्टस के ऊपर गिरता है, जिससे कि उसके बम में एक बहुत ही बड़ा कांटा घुस चुका था, और फिर वो नीचे आकर चिल्लाते हुए निकालता है, जो कि एक बहुत ही बड़े सूजे के साइज का था। माइक कहता है कि अब तो यह सच में मुझे मरवा कर ही मानेगा, और फिर डेव यहाँ पर अपनी बुक ऑफ प्रोफेसी को खोलता है ताकि उसे कुछ तो पता चल सके, जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि अब उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। वो लोग तुरंत ही अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी पीएलएस बीड उनसे काफी दूर था। तो वो लोग दोबारा से टेलीपोर्ट होकर अब सीधा उसी के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर पीएलएस बीड वहीं के एक गड्ढे में जाकर अपने आप ही वहां से गायब हो जाता है, जिससे कि माइक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों को करना क्या है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार इसने हमें यहाँ पर लाकर फंसा ही दिया। और तभी उन लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक चीज नजर आती है, और इसी के साथ में यह पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द लाया जाएगा।